बॉडी फ्लूइड इन सर्कुलेशन, जितनी भी लिविंग सेल होती हैं उनको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंस ज़रूरी होता है, और जो वो वेस्ट प्रोड्यूस करें, हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, उसको कंटिन्यूसली बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ टिश्यू। इसलिए फिर हमने सोचा कि एक बहुत ही अच्छा एफिशिएंट मैकेनिज़्म बनाया जाए सो दैट कि हम टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल ये ट्रांसपोर्ट कर पाएँ चीज़ों का। लेकिन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट मैकेनिज़्म है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, कॉलिनेट्रेट्स हो गए, वो जस्ट वाटर को सर्कुलेट करते हैं अपनी बॉडी कैविटी के अंदर, और उसी के टाइम पर उनके अंदर जितने भी एक्सचेंज हो रहे होते हैं सब्सटेंस के, चाहे वो ऑक्सीजन हो या न्यूट्रिएंट्स हो या कोई भी सब्सटेंस हो, उसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम हम आगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हम लोग, तो हमारे अंदर ब्लड या फिर लिम्फ इस तरह के फ्लूइड होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ब्लड तो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ है हमारे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर, और लिम्फ, हमने दो चीज़ों की बात की है, दोनों ही क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट में हेल्प कराते हैं। और इस चैप्टर में हम इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके अंदर क्या क्या इनकी कंपोजिशन, और ये कैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, कुछ प्लाज्मा होगा, फॉर्म एलिमेंट होंगे। फॉर्म एलिमेंट पूरे ब्लड का 45% होता है और प्लाज्मा पूरे ब्लड का 55%। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। तो जो प्लाज्मा है वो क्या है, वो एक ऐसा स्टॉक कलर्ड का विस्कस सब्सटेंस है जिसकी कंपोजिशन 55% है। उसकी 55 में से भी उसका जो 92% है, मतलब प्लाज्मा का 92% है, वो वाटर ही होता है। बाकी 6 to 8% हम क्या, प्रोटीन होता है। प्रोटीन 3 तरह की हैं जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, 3 मेजर हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अभी आगे इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक है, बाकी ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ग्लोब है, ग्लोब से वर्ड याद रखना है, ग्लोब में हमें डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। उसके बाद एल्बुमिन, तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है। बाकी अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स इनके अंदर जो प्रेजेंट होता है, इसमें भी अगर हम सीरियल नंबर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्लोरीन होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह का पोटेशियम भी प्रेजेंट होता है। ओके, हमारे जो प्लाज्मा है उसके अंदर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड सब होते हैं। फिर बात करेंगे कि प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ कोगुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कोगुलेशन कराते हैं, या कहेंगे कि एक कैस्केड प्रोसेस होती है जिसकी वजह से कोगुलेशन होता है। तो किसी भी प्लाज्मा, मतलब जो हमारे पास प्लाज्मा होता है उसके अंदर अगर हम कोगुलेटिंग फैक्टर हटा दें तो उसको हम लोग सीरम कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है प्लाज्मा माइनस कोगुलेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल टू सीरम, दैट्स इट। अब हम फॉर्म एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरह के फॉर्म एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ये तीनों ही हैं जो कि ज़्यादातर फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं, और ऊपर से इनका कंपोजिशन 45% होता है, हमने पढ़ा था पहले। अब आते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम लोग RBC, रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। इनका नंबर हम देखें तो 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, और इनका जो सरफेस होता है वो बाइकॉन्केव सरफेस है, सो दैट कि उनके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या फिर हीमोग्लोबिन ही कंटेन कर पाएँ। ठीक है, इनके पास हीमोग्लोबिन होता है जो कि जिसके वजह से, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर रेड आता है, जैसा इनका नाम है रेड ब्लड सेल, और इसीलिए नाम है इनका रेड ब्लड सेल। ठीक है, बाकी ये बनती कहाँ है, तो ये हमारे एडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो में बनती है। ठीक है, हाँ, तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा करके प्रोटीन, एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। फिर अब एक एवरेज ह्यूमन के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक एवरेज हीमोग्लोबिन काउंट कितना होना चाहिए, तो इट इज़ अबाउट 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ये काम क्या करता है, इसका काम क्या है RBC का, तो ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं गैसेस का। ठीक है, ये मेजर रोल है ये। ठीक है, उसके बाद RBC की कितने टाइम तक ये रहती हैं ज़िंदा, तो ये 120 डेज तक ज़िंदा रहती हैं, और फिर जाकर ग्रेवयार्ड और RBC जिस कॉल्ड स्प्लीन में जाकर ये फिर मर जाती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा, मतलब इनका नाम जो है वो RBC है, इनका नंबर बहुत कम होता है, 6000 से 8000 लगभग पर mm³ ऑफ ब्लड। ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं। इनकी जो 2 तरह की कैटेगरी होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, एक एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेन्युलोसाइट में 3 आती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। वैसे ही ग्रेन्युलोसाइट में 2 आती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है,
ए ग्रेनुलोसाइट में 2 आती हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। अब न्यूट्रोफिल है वो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट होती है, इट्स अबाउट 60 to 65%, और सबसे ज़्यादा लीस्ट अवेलेबल या लीस्ट अबेंडेंट जो होती हैं उनको हम लोग कहते हैं वेसोफिल्स, जो कि हैं 0.5 से लेकर 1%। अब काम कर देख लेते हैं, हमारे मतलब मैक्रोफेज वर्ड सुना होगा, तो जो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मोनोसाइट्स होते हैं, दोनों ही मैक्रोफेजेस का काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको इनकाउंटर करके मारने का काम ये करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। वेसोफिल्स क्या करते हैं, 3 तरह के सब्सटेंस को रिलीज करता है, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामाइन इज अ वेसोकॉन्ट्रिक्टर एंड सेरोटोनिन इज अ वेसोडाइलेटर एंड हेपेरिन इज एन एंटीकोगुलेंट है। उसके बाद ये आगे जो है ना, ये काम किस में करता है, इन्फ्लेमेशन में काम करा देता है। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जहाँ पे होती हैं वहाँ पर वेसोफिल्स का काम होगा। एस्नोफिल्स का जो कंपोजिशन है वो 2 to 3% है, और ये इन्फेक्शन में काम करेगा, जैसे एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसमें काम करता है ये। ठीक है, और हमारा जो लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो वो क्या है, वो है हमारा 25%, और ये इसके 2 मेजर टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा सेल, एक होता है मेमोरी सेल, ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं। और टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये 4 तरह के होते हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सस्पेंसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल। ठीक है, अब ये काम हो गया, ये इस इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगे कि हमारी मतलब एंटीबॉडी एंटीजन इन सब में काम होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है, और अब बात करेंगे प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की बात करें तो उनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारा जो मेगा कार्योसाइट होता है, इसके कुछ फ्रेगमेंट से मिलकर बना होता है। ये स्पेशल सेल होती है किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, ये ब्लड में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, और इसका अमाउंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत वैरायटी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, सो दैट हमारे अंदर कोगुलेशन हो सके। और कभी कभी ऐसा होता है इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, जिसके वजह से एक डिसऑर्डर होता है या क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। पीनिया वर्ड ही किसके लिए होता है, कमी के लिए। अगर हमारी आरबीसी कम हो जाती है तो हम उसको एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स का नंबर अगर कम हो जाता है तो हम उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। लेकिन जनरली जब हमें कोई बीमारी होती है तो WBC का नंबर बढ़ जाता है, उसको हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर कहेंगे। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ WBC बढ़ जाती है, उसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनके नंबर बढ़ने और घटने से कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिजीज़ होती ही है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, ब्लड ग्रुप की। तो व्हाट इज़ मतलब हमारे अलग अलग सब इंसान के अंदर, सारे ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होता है, अलग अलग होता है। और हमने 2 तरह का ग्रुपिंग सिस्टम बनाया है, जिसको हम ABO ब्लड ग्रुपिंग आएंगे और एक RH ब्लड ग्रुपिंग आएंगे। तो हम सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ने वाले हैं। तो ABO का मतलब क्या है, देखो जो भी जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो केवल डिपेंड करेगा एंटीजन पर, कि RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है। एंटीजन एक केमिकल है जो कि इंड्यूस होता है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो कि इंड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो एंटीबॉडी के आने, मतलब जो केमिकल है वो रिलीज होगा फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स इज सेड टू बी एंटीजन। ठीक है, तो मतलब एंटीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस से हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द पर्सन। मतलब अगर हम A कहें या B कहें, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, मतलब उसकी RBC के जो सरफेस है उस पर एंटीजन A होगा, जिसका ब्लड ग्रुप B है, जिसके RBC की सरफेस पे जो एंटीजन होगा वो B होगा, सिंपल। और एंटीबॉडी भी ऐसी होती हैं, प्रोटीन जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं, वो एक नेचुरल अकरिंग प्रोटीन है जो कि हमारे प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो वैसे ही हमने फिर 4 ग्रुप बनाए हुए हैं, A ग्रुप, B ग्रुप, AB ग्रुप और O ग्रुप। ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप का उसका एंटीजन वो सेम होगा, मतलब अगर ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन A होगा, ब्लड ग्रुप B है तो उसका एंटीजन B होगा, ब्लड ग्रुप AB है तो उसके पास एंटीजन AB दोनों होंगे, और जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा। इसका अपोजिट एंटीबॉडी होगा इन द प्लाज्मा। ठीक है, मतलब A वाले के पास B वाले के पास AB वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और O वाले के पास anti-AB दोनों होगा। अगर हम बात करें जो O होता है, तो ऊपर जो भी है उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि O है वो क्या है, एक यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये हर किसी को दे सकता है लेकिन हर किसी से ले नहीं सकता, वो O वाले से ही लेगा, ये स्पेसिफिक है। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है, मतलब जो हर किसी से ले सकता है, वो AB है, वो किसी से भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब हम आर एच ग्रुपिंग पढ़ते हैं। आर एच ग्रुपिंग का मतलब क्या है, एक हमारा रसस मंकी था, उसके अंदर हमने आर एच फैक्टर को देखा, उसके बाद हमने फाइनली अपने अंदर भी देखा, तो हमने देखा 80% ऑफ ह्यूमन के अंदर ये सब ऑब्जर्व किया गया है, और ये सरफेस ऑफ द आरबीसी के ऊपर ही होता है। जो आर एच पॉजिटिव होते हैं उनके पास आर एच एंटीजन होता है, लेकिन जिनके पास आर एच एंटीजन नहीं होता वो आर एच नेगेटिव होते हैं। तो जब आर एच नेगेटिव पर्सन आर एच पॉजिटिव पर्सन में एक्सपोज होता है, या फिर आर एच नेगेटिव पर्सन के पास जो आर एच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, तो उसकी वजह से आर एच नेगेटिव ब्लड उसके अपोजिट एक मैकेनिज्म बनाता है फॉर द डिफेंस मैकेनिज्म। इसके वजह से फिर क्या होगा कि उसके अंदर जॉइंटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बच्चा होता है वो आर एच पॉजिटिव होता है और मदर आर एच नेगेटिव होती है। जब दोनों का ब्लड एक दूसरे से, मतलब जब डिलीवरी होती है दैट टाइम जो ब्लड होगा मैटरनल ब्लड और जो फीटस का ब्लड है वो एक दूसरे से मिक्स होगा, जिसके वजह से एक मैकेनिज्म क्रिएट होगा जिसमें जो सेकेंड बेबी होगा उसमें अनीमिया या फिर जॉइंटिस हो सकती है। तो ये कंडीशन है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दैट्स इट।